वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल FIA की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कांस्टेबल FIA की इस सीरीज में हम साबका पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ अहम तरीन सवालात को इस सीरीज में डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, हमारी कोशिश रहेगी कि साबका ई टेस्ट की वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी मुकम्मल तफसील शॉर्ट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। कांस्टेबल FIA का जो साबका या जितने भी साबका पेपर्स हुए हैं वो तमाम तकरीबन उर्दू में कंडक्ट किए गए हैं। इस सीरीज को हम उर्दू में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी, ताकि आने वाले पेपर में अगर उर्दू या इंग्लिश किसी भी तरीका से सवाल पूछा जाए तो आपको आता हो। वीवर्स, इस सीरीज को हम इस तरीका से कंपाइल करेंगे कि आने वाले वक्त में 2030, 40, 50 या किसी भी वक्त इस सीरीज को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपको इस सीरीज से फायदा हो। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी वीवर को मिस गाइड नहीं किया जाता। जितने भी हम सीरीज, जितने भी पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करते हैं, इंतहाई मेहनत से उन्हें सॉल्व किया जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की किसी भी सीरीज को, किसी भी वीडियो को हरफ आखिर ना समझते हुए अपनी फर्दर मजीद तैयारी जारी रखें। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर्स, ये हमारे सामने ओरिजिनल पेपर्स मौजूद हैं। काफी सारे पेपर्स हमें वीवर्स सब्सक्राइबर्स की जानिब से मौसूल हुए हैं। वन बाय वन इन तमाम को इस सीरीज में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, FIR का क्या मतलब है? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वीवर्स, अगर हम इन पेपर्स को इन्हीं ओरिजिनल पेपर्स पर डिस्कस करेंगे तो इसे टू दी पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा। इसे मजीद डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे। इन तमाम पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए हमें ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर जाना पड़ेगा, ताकि तमाम सवालात को डिटेल से डिस्कस करें। एग्जामिनर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे, वो तमाम पॉइंट्स हम इस मुकम्मल सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलते हैं ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स की जानिब। सवाल नंबर 1, FIR का क्या मतलब है? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, पास्ट पेपर्स में सिर्फ इतना क्वेश्चन ही पूछा गया था। हम इसे मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेपर में आने वाला सवाल यही था और ये जितनी भी डिटेल है ये शॉर्ट डिटेल आपकी मालूमात में मजीद इजाफा के लिए फराहम की जा रही है और ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम सवालात को इसी तरीके से डिस्कस किया जाता है और इस सीरीज को भी हम इसी तरीके से मुरतब करेंगे। वीवर्स, FIR एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें पुलिस को तहरीरी शक्ल में किसी वाकया या हादसा के बारे में बताया जाता है। वीवर्स, FIR की जो टर्म है ये जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के मुमालिक में इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 2, रिमांड किसे कहते हैं? मजिस्ट्रेट की इजाजत से जेरे हिरासत मुलजिम से तफ्तीश करना रिमांड कहलाता है। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि रिमांड की कितनी इकसाम है। रिमांड की 2 इकसाम होती हैं। नंबर 1 जिस्मानी रिमांड, नंबर 2 जुडिशियल रिमांड। जिस्मानी रिमांड, इस रिमांड में तफ्तीश के लिए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जबकि जुडिशियल रिमांड में मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है। ये 2 किस्म के रिमांड होते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। सवाल नंबर 3, कत्ल का मुकदमा डैश कानून के तहत दर्ज होता है? कत्ल का मुकदमा फौजदारी कानून के तहत दर्ज किया जाता है। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक कत्ल की सूरत में मुलजिम या मुजरिम पर दफा 302 लागू होगी। सवाल नंबर 4, डकैती के जुर्म पर कौन सी दफा लगती है? डकैती के जुर्म पर 392 सेक्शन या 392 दफा लागू होगी। दफा 392 के तहत अदालत मुलजिम को 10 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों चीजें सुना सकती है। अगर डकैती की वारदात सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने के दरमियान हुई है तो इस सूरत में सजा की नोयत मजीद बढ़ सकती है। सवाल नंबर 5, SHO का क्या मतलब है? SHO का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। एक SHO सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो सकता है।
ایک انسپیکٹر میں اور ایس ایچ او میں فرق ہوتا ہے. ایکچولی جو انسپیکٹر ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک رینک ہے، جبکہ ایس ایچ او ایک اضافی چارج ہوتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے معاملات کا ذمہ دار بھی ایس ایچ او ہوتا ہے. ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو اس قسم کے پیپرز ملتے رہیں تو ہمارے چینل ای ٹیسٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ پیپر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے. سوال نمبر 6، تعزیرات پاکستان کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان ایک قانون ہے. تعزیرات پاکستان فوجداری قوانین کا مجموعہ ہے. یہ فوجداری قانون 1860 میں لارڈ میکالے نے ترتیب دیا. یہ جو مسودہ تھا، ڈرافٹ تھا، یہ لارڈ میکالے نے 1860 میں پیش کیا اور 1862 میں اس فوجداری قانون کو برطانوی بھارت میں لاگو کیا گیا اور 1947 میں یہ فوجداری قانون پاکستان کو ورثے میں ملا، جس کا نام پاکستان نے تعزیر پاکستان رکھا. یہ وہی لارڈ میکالے کا قانون ہے جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. یہ لارڈ میکالے نے بنایا تھا، جسے پاکستان نے 1947 میں اڈاپٹ کیا اور ابھی تک اسی پر عمل جاری ہے. سوال نمبر 7، ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے ایک خاتون اہلکار کا ہونا ضروری ہے. ویورز، فوجداری قانون کے مطابق کسی بھی خاتون کو سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر سنگین نوعیت کا معاملہ ہے تو پہلے مجسٹریٹ کو معاملہ کی نوعیت سے آگاہ کرنے کے بعد مجسٹریٹ سے اجازت نامہ لیا جائے گا. اس کے بعد خاتون اہلکار کی موجودگی میں کسی بھی خاتون کو گرفتار کیا جائے گا. سوال نمبر 8، تفتیشی افسر کے پاس کیس کی فائل کو کیا کہتے ہیں؟ تفتیشی افسر کے پاس جو کیس کی فائل ہوتی ہے اسے مثل کہا جاتا ہے. ویورز، تفتیشی افسر کے پاس کیس سے متعلق وہ فائل جس میں مکمل تفتیش درج ہو اور جسے تفتیشی افسر عدالت میں مجسٹریٹ یا جج کے سامنے پیش کرے وہ مثل کہلاتی ہے. سوال نمبر 9، بھتہ خوری کے جرم پر کون سی دفعہ لاگو ہوگی؟ بھتہ خوری کے جرم پر 384 سیکشن یا 384 دفعہ لاگو ہوگی. تعزیرات پاکستان کے تحت اگر کوئی شخص بھتہ خوری میں ملوث ہے اور پولیس اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو عدالت اس شخص کو 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں سنا سکتی ہے. سوال نمبر 11، ایف آئی اے کس کا مخفف ہے؟ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا مخفف ہے. ایف آئی اے کو ایف آئی اے ایکٹ 1974 کے تحت 13 جنوری 1975 کو قائم کیا گیا. ایف آئی اے سیکرٹری داخلہ پاکستان کے ماتحت ہوتی ہے. سوال نمبر 11، ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کو کیا کہتے ہیں؟ ایف آئی اے کا جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے اسے سی ٹی ڈبلیو کہا جاتا ہے. سی ٹی ڈبلیو اسٹینڈس فار کاؤنٹر ٹیررزم ونگ. کاؤنٹر ٹیررزم ونگ دہشت گردی کے خلاف کام کرتا ہے. یہ ونگ موسٹ وانٹڈ مجرموں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتا ہے. سوال نمبر 12، منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار کس ادارے کے پاس ہے؟ منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار ایف آئی اے کے پاس ہے. منی لانڈرنگ کو پہلی بار ایک جرم کے طور پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں زیر بحث لایا گیا. سوال نمبر 13، ایف آئی اے ایکٹ کی دفعات کیا پاکستانی شہریوں پر بھی لاگو ہوں گی؟ ویورز، ایف آئی اے کی جو ایکٹ ہے اس کی دفعات جو ہیں پاکستانیوں پر لاگو ہوں گی جب تک وہ پاکستان میں ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں مقیم ہیں، پاکستان کے شہری ہیں یا یہاں تک کہ کوئی وزٹر پاکستان آیا ہے، ان تمام لوگوں پر ایف آئی اے کی دفعات لاگو ہوں گی. سوال نمبر 14، ایف آئی اے کا ہیڈ کون ہے؟ ایف آئی اے کا ہیڈ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے. اس وقت واجد ضیاء ایف آئی اے کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں. اگر فیوچر میں یہ چینج ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہ گریڈ 21 کے پی ایس پی آفیسر ہیں.
इन्हें 2019 में DG FIA तैनात किया गया। सवाल नंबर 15, FIA अकेडमी किस शहर में वाक़या है? FIA अकेडमी इस्लामाबाद में वाक़या है। FIA अकेडमी इस्लामाबाद में है, इसे 1976 में कायम किया गया। सवाल नंबर 16, FIA किस अदारा के साथ मिलकर काम करती है? FIA इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है। FIA का काम स्मगलिंग, मंशियात, करेंसी के जराइम, गैर मुल्कियों, इमिग्रेशन और पासपोर्ट और बैन सूबाई अमन मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। सवाल नंबर 17, FIA किस वजारत का अदारा है? FIA वजारत दाखिला का अदारा है। FIA सेक्रेटरी दाखिला को जवाब देने की पाबंद है। जो FIA का DG होता है वो सेक्रेटरी दाखिला को जवाब देता है। कोई भी पूछगछ होती है या जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाती है उसके लिए वो सेक्रेटरी दाखिला को इतला देगा और सेक्रेटरी दाखिला जो है आगे वजीर दाखिला से बात करेगा या वजीर दाखिला को उससे आगाह करेगा। सवाल नंबर 18, NR3C क्या है? NR3C FIA का साइबर क्राइम विंग है। NR3 को नेशनल रेस्पॉन्स सेंटर फॉर क्राइम भी कहा जाता है। इस यूनिट NR3C को 2007 में मुतारिफ करवाया गया। व्यूअर्स यहाँ पे नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जिस तरीका से डाटा एक्सप्लोर किया जाता है, आपको बताया जाता है, इस तरह आपको डाटा ना किसी बुक में मिलेगा और ना ही किसी नोट्स में, क्योंकि ई टेस्ट की जो टीम है वो तमाम डाटा को खुद ब्राउज करती है, सर्च करती है, उसके बाद आपको ये तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाता है। सवाल नंबर 19, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई किस अदारा का काम है? इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई FIA का काम है। इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिका आर्डिनेंस 2002 में नाफिजुल अमल किया गया। इंसानी स्मगलिंग को अंग्रेजी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। सवाल नंबर 20, पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के मगरिब में ईरान है। वीवर जिसके अलावा नोट कर लें कि पाकिस्तान के मगरिब में ईरान वाक़या है, पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया, जनूब में बहीरा अरब, शुमाल और शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान वाक़या है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप कांस्टेबल FIA सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, क्योंकि जितनी भी जॉब से रिलेटेड अपडेट आती हैं वो हम स्टेटस के जरिए व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को बताते रहते हैं। सवाल नंबर 21, FIA को कब कायम किया गया? FIA को 1975 में कायम किया गया। गुल अहमद ने 7 अप्रैल 1974 को सियासी इस्तिलाहात के नाम से रिपोर्ट फेडरल पुलिस डिपार्टमेंट या कैबिनेट में जमा करवाई, जिसमें उन्होंने इंसानी स्मगलिंग, इमिग्रेशन, जाली पासपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे हवालाजात को बुनियाद बनाकर एक अदारा कायम करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर 13 जनवरी 1975 को FIA एक्ट 1974 के तहत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 22, शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में आया है। शाह वलीउल्लाह का इंतकाल 1762 में हुआ। इसकी मजीद तफसील नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में पैदाइश का पूछा गया है। शाह वलीउल्लाह 21 फरवरी 1703 को मुजफ्फरगढ़ इंडिया में पैदा हुए, जबकि 20 अगस्त 1762 को दिल्ली इंडिया में वफात पाई। सवाल नंबर 23, शिमला वफ्द किस अंग्रेज वायसराय से मिला? शिमला वफ्द लॉर्ड मंटो से मिला। शिमला वफ्द को शिमला डेपुटेशन भी कहा जाता है। शिमला वफ्द 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मंटो से मिला। शिमला वफ्द सर आगा खान सोएम की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मंटो से मिला। इस वफ्द में शिमला डेपुटेशन में 35 मुसलमान सरबराहान शामिल थे। सवाल नंबर 24, अंग्रेज सरकार ने बंगाल की तकसीम को कब खत्म किया? अंग्रेज सरकार ने बरतानवी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1911 में तकसीम बंगाल को ख़त्म किया, मनसूख किया। वीवर्स
لارڈ کرزن نے 19 جولائی 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ لارڈ ہارڈنگ نے دسمبر 1911 کو اس تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ یہ دونوں ڈیٹس یاد رکھیے گا، تقسیم بنگال اور تنسیخی بنگال۔ تنسیخ بنگال کب ہوئی تھی اور تقسیم بنگال کب ہوئی تھی، یہ دونوں کویسچنز بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 25، مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد نواب خواجہ سمیع اللہ نے رکھی۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کی سٹرگل پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل FIA کے پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔